यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर फोन आप गिफ्ट के तौर पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से, और आपके एग्जामिनेशन हॉल में हूबहू इस तरह के प्रश्न देखे जा सकते हैं। अब तक जितने प्रश्नों का गेस मैंने किया है उसके लगभग अगर रेशियो देखूं तो 40 से 50% के वो प्रश्न आने की संभावना है। ये आप एग्ज़ाम में जाकर देखेंगे, और ये बच्चों का विश्वास है, ये मैं खुद नहीं कह रहा। ये आपका पेपर जो है बाल्यावस्था और विकास प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है ये आपसे या तो टिप्पणी करने को पूछ सकते हैं, या फिर इसी का विस्तृत उत्तर बना के पूछ सकते हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था को समझाइए या फिर बाल्यावस्था को समझाइए। ज़्यादातर बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो। उसके बाद में बहिर्दर्शन विधि क्या है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रो एक्सपेक्शन मेथड बताया भी है अपने जो लॉन्ग वीडियोस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाया था उसमें मैंने आपको अंतर्दर्शन बताया था, इंट्रो एक्सपेक्शन बताया था, है ना, और यहाँ पर आपको बहिर्दर्शन बता रहा हूँ। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही सीरियस देखिए और अंतिम तक देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बाल्यावस्था में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है या फिर किसे कहते हैं, तो वो किसी भी संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। चाहे एजुकेशन को साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, या एजुकेशन को इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, या फिर एजुकेशन को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के पेपर में डाल के पूछ लें। बट ये जो एजुकेशन है उसके बहुत ही व्यापक अर्थ होते हैं, ये आपको भी पता है। तो इसके कई डायमेंशन होते हैं, वो डायमेंशन आपके पेपर के अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद शैशवावस्था की विशेषता बताइए, तो इतना आपने अब तक मेरी प्लेलिस्ट वगैरह देख के ये जान चुके होंगे कि हाँ इतना ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा तैयार करने की आपको नहीं ज़रूरत है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अंतर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाल्यावस्था आपके पेपर की दृष्टि से 103 की दृष्टि से बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आप इनको छोड़कर जाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है ना। ये शैशवावस्था भले आप छोड़ सकते हैं, बट बाल्यावस्था और किशोरावस्था नहीं छोड़ना है, और किशोरावस्था तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि किशोरावस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ तो वो पूछेंगे ही, नहीं पूछेंगे तो ये माना जाएगा कि यार पेपर ही इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को जब आप नहीं पूछोगे तो आखिर पूछोगे क्या। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको मुझे भेज दीजिए व्हाट्सअप नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए 45262, ठीक है, 7007045262। इस पे आप भेज दो, मैं आंसर आपका चेक कर दूंगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर बीएड का क्या एग्जैक्टली यही पैटर्न रहेगा? पैटर्न ये नहीं रहेगा। पैटर्न तो आपको 6 में 3 क्वेश्चन करने हैं। पैटर्न 75% और 25% का है। परसेंट में थ्योरी आएगी आपकी, जिसमें आपको 40 एमसीक्यू आएंगे 60 नंबर के, और 15 नंबर लिखने को आएगा। तो पैटर्न तो ये है, और ये भी पैटर्न है कि 70 और 30 का रेशियो बन सकता है। 70% और 30% का रेशियो। 70% में बोला यह गया है कि 30 एमसीक्यू आएंगे एक एक नंबर के 30, और 40 नंबर लिखने को। इन दोनों में से कोई एक बनने वाला है, ठीक है। आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है, सब्जेक्टिव भी तैयार करना है, बट ज़्यादा फोकस कहाँ रखना है, ऑब्जेक्टिव पे रखना है। सब्जेक्टिव पे उतना ही कंटेंट तैयार करना है जिससे आपका एक आंसर बन जाए। जैसे आप पूछेंगे सर सब्जेक्टिव को कैसे करें, तो जैसे मैंने कहा कि बाल्यावस्था आप तैयार करेंगे। अब बाल्यावस्था से भैया 5 पॉइंट खाली पढ़ लो, और वही कोई भी आंसर आए तो उसी 5 पॉइंट से क्वेश्चन को इलॉबरेट करके लिख दो, एक टॉपिक तैयार हो गया। ऐसे टॉपिक वाइज तैयार कीजिए, पेपर वाइज तैयार कीजिए, यूनिट वाइज तैयार कीजिए, है ना। पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे, और कितना नोट्स बनाएंगे और कितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज का भी टाइम मिल नहीं पाता एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। तो देखो वहाँ पर छोटा क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा का मनोविज्ञान है क्या, अब उसी को थोड़ा सा इलॉबरेट कर दिया गया। तो ऐसे ही कंसेप्ट को इलॉबरेट किया जाता है। तो आपको भी करना यही है कि जो आपका कंटेंट है, जो आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं कि मैंने ये 5 पॉइंट शिक्षा मनोविज्ञान से बनाया है, इसी कंटेंट को हर एक प्रकार के शिक्षा के मनोविज्ञान के क्वेश्चन में आपको पुट करना है।
कंटेंट वही रहने वाला है ना, नोट्स तो वही रहने वाले हमारे, बट क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। कि अगर टिप्पणी पूछा है तो हम इस कंटेंट को टिप्पणी वे में लिख देंगे, कमेंट वे में लिख देंगे। अगर इलॉबरेट करना है तो इसी पॉइंट को इलॉबरेट भी कर देंगे। अगर उसका और ज़्यादा डिटेल पूछेगा तो इसी पॉइंट को और डिटेल कर देंगे, बट कंटेंट हमारा यही रहने वाला है ना। इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो इससे ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ना तो इससे ज़्यादा हम बुक पढ़ सकते हैं, ना ही याद रख सकते हैं। तो कंटेंट यही रहेगा। जैसे अगर एक लीमेन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी योद्धा होता है उसकी रणनीति एक होती है, उसकी स्ट्रैटेजी एक होती है, बट उसी स्ट्रैटेजी से वो इनको भी मारता है, 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 और एक ही शस्त्र का यूज़ करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे धनुष और तीर, धनुष एक ही होता है बट उसमें जो तीर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो धनुष तो एक है आपके पास, बट ये जो क्वेश्चन है वो आपके तीर हैं। उस क्वेश्चन को इसी धनुष से ही क्रिएट करना है, आपको हैंडल करना है। बात समझ में आ रही है ना कैसे करना है? बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, कीवर्ड नोट करके रखना है और यही सोचना है इसी को पुट करेंगे अपने हिसाब से एग्जामिनर को समझा के कि हाँ ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई प्रश्न ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं समझा दूंगा। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान का व्यवहार पूछा गया है, यानी वही बिहेवियरिज्म पे बात की गई है, उसकी व्याख्या करनी है आपको। प्रयोगात्मक विधि आपसे पूछी गई है और इसको नियंत्रित परिस्थितियों को स्पष्ट करें। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रो, देखो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा लॉन्ग में, टिप्पणी में कहीं ना कहीं, तो ये में फंसेगा। उसके बाद जो डिटेल वीडियो इंपॉर्टेंट की बनाई थी मैंने, उसको आपको एंड स्क्रीन पर अभी दे दूंगा। तो वो होती है तो ही बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई इतनी, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में आपको 101 से कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको तैयार करना है। तो पहले तो शिक्षा का अर्थ हो गया, शिक्षा की प्रकृति हो गया, लोकतांत्रिक शिक्षा हो गया, औपचारिक संस्था हो गया, समाज के लिए शिक्षा हो गया और प्राथमिक शिक्षा हो गया। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं और ये एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से निकल कर आएगा ही। ये आप जब पेपर दे के आइएगा तो एक बार वीडियो देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा कि प्रगति पथ के द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं वो काफ़ी कुछ हद तक सही जाती हैं, है ना। जैसे अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की न्यूज़ हमने 8 दिन पहले संभावना व्यक्त कर दी थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, और आप देख रहे हैं नोटिस आ भी गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, किसी व्यक्ति के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये आप इंपॉर्टेंट में रखिए। शिक्षा की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक। शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ बार बार बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे। ये औपचारिक फिर से पूछ लिया गया। शिक्षा के महत्व फिर से, देखो ये घूम फिरा के क्वेश्चन ही इतने हैं, है ना। इस सब्जेक्ट में यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी और कोई है नहीं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए और बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। इनफैक्ट मैं आपसे यही बोलूँगा। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कंटेम्परेरी इंडिया से या दर्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दर्शन की अवधारणा क्या है ना, कंटेम्परेरी इंडिया से है ये दर्शन की अवधारणा। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, आदर्शवादी शिक्षा, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा के पाठ्यक्रम पर दर्शन का क्या प्रभाव है। तो ये सब आप बहुत ज़्यादा नॉलेज करिकुलम के क्लास में बहुत ही डिटेल पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार पूरा क्लास देख लीजिए। आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4-5 बुक मिला के वो नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस पर विवेचना करनी है, यानी इसको आपको काफ़ी अच्छे से विश्लेषण विवेचना कर समझाना है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक, इसको डायनेमिक पक्ष बोलते हैं। तो शिक्षा दर्शन का डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर करना है, परिभाषित करते हुए शिक्षा दर्शन के महत्व को बताइए। आदर्शवादी शिक्षा को, अब यहाँ पर आदर्शवादी ही लिखा है, बट आपसे आदर्शवादी की जगह प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, ये सब भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आई। हालांकि ये कंटेम्परेरी का पेपर है, इसीलिए कोशिश इनकी रहती है कि सैद्धांतिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो चीज़ें चली जाती हैं पेपर 103 में, बट पूछे जाने की चांस है। तो ये आप इस तरह से देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं ये देख लीजिएगा। बौद्ध शिक्षा, ये तो पक्का आना है, चाहे बौद्ध आ जाए, चाहे इस्लाम आ जाए, या फिर वैदिक आ जाए, या फिर प्राचीन काल से एक क्वेश्चन तो निकलना ही है हर हालत में। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, जैसे उपनयन संस्कार आपसे पूछ लिया जाएगा। जो उपनयन सेरेमनी होती है ना, 7 से 11 साल होती है, कुछ जगह 8 से 13 साल आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और उपनयन संस्कार में जो होता है वो सारे धर्म तो नहीं कहेंगे, बट सारे क्लास के वर्ग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उन सबका उपनयन संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद में वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या था, और ये प्रबज्जा संस्कार, ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ता है। प्रबज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, ये जो होता है
उसके बाद बिस्मिल्लाह खानी इस्लाम से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड मैकाले के सुझाव, बहुत बार बोला है मैंने कि लॉर्ड मैकाले हो चाहे वुड्स का डिस्पैच हो, ये सब क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बौद्ध शिक्षण संस्थाओं से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में बौद्ध से एक क्वेश्चन तो भैया आएगा एकदम कंफर्म, मैं बता रहा हूँ आपको। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या हैं, आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, मतलब उनका आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये समझ लो कि जैसे गांधी जी आज के टाइम में क्यों याद किए जाते हैं, यही एक पॉइंट आप दिमाग में लगाओ कि जो चीज़ें उन्होंने बोली वो आज सही जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आज उनकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। तो ऐसे इनकी भी है या नहीं है वो आपको बताना है। वैदिक कालीन शिक्षा के गुण दोष बता दो, क्या गुण थे, मतलब अच्छाइयाँ क्या थीं और बुराइयाँ क्या थीं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अपलक्षण, तो वही चीज़ें हैं कि उनका शिक्षा व्यवस्था कैसा था, वही लिखना है आपको। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, मतलब टीचर जैसे आज विद्यार्थियों और बच्चों का संबंध कैसा है, टीचर और बच्चों का, वैसे ही यहाँ पर आपको चीज़ों को क्लियर कर देना है। और मुस्लिम शिक्षा से एक आध क्वेश्चन, देखो संभावना बहुत कम है पूछे जाने की, हाँ 2-4 पॉइंट आप नोट करके अपने शॉर्ट नोट में रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अवधारणा, देखो सबसे पहली बात तो अवधारणा पूछ लेंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल रिलेशन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछा जा सकता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैविक अपघटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक होते हैं। तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न आपको निकल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप अपने हिसाब से देख लो, शॉर्ट नोट एक बार बना सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस भी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य का वर्णन करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा की प्रासंगिकता यानी वही महत्व बताना है। किसी बालक के सर्वांगीण विकास में पर्यावरण की शिक्षा की भूमिका क्या है वो बताना है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं बचाव के उपयोग पर आपको चर्चा करना है। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है, ठीक। अब आपको ये लगता है कि कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में ना आया हो, चूंकि वीडियो को छोटी रखनी है, खाली क्वेश्चन बताने का पर्पस था इस वीडियो में, तो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया हो, तो आप सीधा व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ये 5 है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आप ध्यान रखिए। बाकी आपको किसी